हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम का 6th एडिशन। और इसके जो ऑथर है वो है रामेश एल नसवी और श्यामकांत भी नवते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट 3 इस बुक का कवर कर लिया है। नाउ हम पार्ट 4 पे आते हैं। और पार्ट 4 है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट रिलेशनल एंड एक्सएमएल कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स, लैंग्वेजेस एंड स्टैंडर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि एक्सएमएल हमारा यूजीसी का टॉपिक है, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनल भी हमारा टॉपिक है। तो आप अगर इसके अंदर के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो सब इसी का पार्ट है। ठीक है, सो हम आगे चैप्टर्स पढ़ते हैं। और हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने ऑलरेडी समझ रखी है। आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको लिमिटेड चीजें ही बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं समझ लेते हैं। दैट इज फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, है ना। एंड शो हाउ ऑफ सम दीज फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स के बारे में और कैसे हम इसको रिलेट कर देते हैं रिलेशनल से, वो भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर नाउ रेफर्ड टू एज अ ऑब्जेक्ट डेटाबेस, यानी ओडीबी। यानी ओडीबी जब भी बोलूं तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस। ठीक है, इज कॉल्ड ओओडीबी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम्स आर रेफर टू ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि देखो आजकल हमारा डेटाबेस जो है वो भी ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर इस पे वर्क करेंगे। देखो हमारी जो C++ है, जावा, ये सब किस पे बेस्ड है? ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही तो है, जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती क्लास के अंदर और सारे के फंक्शंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, अनदर रीजन हम बात करें क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की, कि जो वास्ट इंक्रीज इन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कितना, क्योंकि देखो सी, जावा, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है। तो इसीलिए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो डेटाबेस भी, आप अगर डेटाबेस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करोगे तो इट इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, डेटाबेस आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स इन मेनी सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड ट्रेडिशनल डेटाबेस आर समटाइम्स इट डिफिकल्ट टू यूज विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखो अगर आप पुरानी चीजों की बात करो, अगर हमारा डेटाबेस क्या है, अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो डेटाबेस अगर सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो इशू क्रिएट होगा ना। इसीलिए वो डिफिकल्टीज को हटाने के लिए हमने डेटाबेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कंबाइन कर दिया। ठीक है, और इसमें हम, आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं। ऑब्जेक्ट डेटाबेस आर डिजाइन सो दे कैन बी डायरेक्टली और सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द सॉफ्टवेयर दैट डेवलप द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वही बोला है कि हम उस डेटाबेस को बनाएंगे जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे भी करके हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्टेड होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं हमारे रिलेशनल डीबीएमएस के बारे में। आपको पता है रिलेशनल डीबीएमएस जहां बात आती है वहां सबसे पहले आता है हमारा टेबल, विच इज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम इन फीचर्स को, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। इसके न्यू वर्जन्स भी हमने देखे हैं, है ना, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल और आर डीबीएमएस। देखो सबसे पहले डीबीएमएस आया, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो ऑलरेडी चल ही रहा था। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं तो क्यों ना हम डेटाबेस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाए। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया रिलेशनल डेटाबेस का। तो रिलेशनल डेटाबेस में भी यही चीज आई कि अगर रिलेशनल डीबीएमएस है तो इसको भी हम किस पे बेस्ड कर दें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वहां से इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस। क्लियर है? देखो लेटेस्ट वर्जन क्या है, एसक्यूएल स्टैंडर्ड 2008 का, जो हम आरडीबीएम में जिसके अंदर इंक्लूड है, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल ऑब्जेक्ट। और इसको आजकल मर्ज किया है हमने स्पेसिफिक एसक्यूएल में, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल फाउंडेशन। तो समझ में आ गया एसक्यूएल फाउंडेशन किससे कंबाइन है, एसक्यूएल ऑब्जेक्ट और एसक्यूएल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो आगे समझते हैं। एज ए कमर्शियल ऑब्जेक्ट डीबीएमएस अवेलेबल स्टैंडर्ड मॉडल्स लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, हम जानते हैं कि इट इज अ कमर्शियल यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगा, आप भी जानते हैं कि डीबीएमएस को बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन बाद में ओडीएमजी प्रोड्यूस हुआ, है ना। और आज हम क्या यूज करते हैं, ओडीएमजी, यानी कि 3.0। ठीक है, 3.0 सॉरी।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता है। वी नो दैट, मैंने आपको समझा दिया है कि क्लासेस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल आप एसक्यूएल स्टैंडर्ड से समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम आइडेंटिटी, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर, टाइप के कंस्ट्रक्टर, मेनी थिंग्स, इनकैप्सुलेशंस, मेथड्स, है ना, क्लास को डिक्लेयर करना, बहुत सारी चीजें, परसिस्टेंस, टाइप्स, क्लास हिरारिकीज, इनहेरिटेंस, ये वाली सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, यहाँ पे आता है ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डेटाबेस कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं, और इसको मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझाऊंगी, ठीक है। देखो, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट और फीचर की बात करते हैं तो ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, जिसके अंदर आजकल हम इसकी डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉलेज बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको हम किस पे बेस्ड हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, ठीक है। आगे समझते हैं OOPL हैव देयर रूट्स ऑफ सिमुलर लैंग्वेज, है ना। OOPL की रूट्स क्या है, सिमुलर लैंग्वेज। जब 1960 की बात थी तब की बात बता रहे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी स्मॉल टॉक, डेवलप इन जीरोक्स पार्क, है ना। 1970 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्मॉल टॉक, ठीक है। और वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज है जो एडिशनल कॉन्सेप्ट जैसे कि मैसेज पासिंग और इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती थी, विच इज स्मॉल टॉक, ठीक है। इट इज नोन एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसको ही हम क्या करते हैं, प्रोग्राम, क्योंकि देखो उसके कॉन्सेप्ट को जो सपोर्ट कर रही है वो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखते हैं हाइब्रिड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जिसमें उप्स के भी कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, चलिए उसके अदर भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, जैसे कि सी है। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, तो सी प्लस प्लस, जो सी प्लस प्लस है वो इसका एक्सटेंड वर्जन है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद ये बनी है ना, क्यों, तो इसके सारे फीचर तो इसमें है सरी, साथ में इसके फंडामेंटल फीचर्स भी है, इसीलिए इसको प्लस प्लस दिया गया है, समझ रहे हो, तो इसीलिए हमने इसका यूज किया, है ना। तो आप जानते हैं इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं ना, क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको समझा दूंगी इसके अंदर। देखो, इनकैप्सुलेशन एंड परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो ओवरव्यू में तो यही सारी चीजें आएंगी, ठीक है। देखो, हम यहीं से कवर कर लेते हैं तो सारा यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, ये सभी उसी के ऊपर के टॉपिक है। तो ये 6 टॉपिक इतने बड़े बड़े में दे रखे, इनको समरी करके जो दिया है हम उससे समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड जनरेटेड बाय ODBMS, ठीक है। यानी कि वह यूनिक आइडेंटिटी जो इंडिपेंडेंट हो और उनके एट्रीब्यूट को जनरेट करने में मदद करे, ठीक है। टाइप कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं क्लास के नेम जैसा ही होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो हम, जैसे कि टपल कंस्ट्रक्टर कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे कि टपल, सेट, लिस्ट, अरे और बेग, ये हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट की बात करें, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास टपल, सेट, लिस्ट, अरे और बेग आएगा, है ना। इनकैप्सुलेट ऑपरेशंस कैसे होंगे, तो बोथ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर और operations that can be applied to individual object are including that type of definitions। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस है वो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होंगे, जिसके अंदर उनकी डेफिनेशन भी इंक्लूडिंग होंगी, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेटिबिलिटी को समझते हैं कि जो प्रेसिस्टेंट और ट्रांसिस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीमलेसली हैंडल होते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ आप हैंडल कर सकते हैं उसको। कंपेटेबिलिटी यही तो कहती है, देखो कंपेटेबल होना मतलब कि आप एक साथ दो फंक्शंस को वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर मेड प्रेसिस्टेंट बाय रीचेबल फ्रॉम प्रेसिस्टेंट कलेक्शन एक्सटेंड बाय एक्सप्लिसिट नेमिंग, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को प्रेसिस्टेंट के नाम से बना सकते हो, ठीक है, बस वो प्रेसिस्टेंट कलेक्शन को से मिलना चाहिए आप मन। अब हम बात करते हैं हिरारिकीज और इनहेरिटेंस की। ऑब्जेक्ट टाइप हैज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग टाइप हिरारिकी, अलाउ करता है इनहेरिटेंस को, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दोनों आते हैं। वी कैन से दैट की फंक्शंस और मेथड, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करता है कुछ मॉडल्स को, ठीक है। एक्सटेंड की बात करते हैं, ऑल persistence object of particular type that can be stored in extents। persistent objects जो होते हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर टाइप होता है ना, दैट कैन बी स्टोर्ड इन एक्सटेंड, जो स्टोर होते हैं एक्सटेंड में।
extend corresponds to type hierarchy, have a subset constraint enforce on the collections of persistent। देखो कितनी वियर्ड लैंग्वेज है। हम अगर ऊपर के इतने बड़े बड़े टॉपिक को पढ़ते तो आपको समझ में ही नहीं आता, तो बस हमको ये 3 लाइनों को पढ़ना है और 3 लाइन को समझना है, ठीक है। तो एक्सटेंड क्या बोलता है कि सारे जो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग करते हैं वो एक्सटेंड में स्टोर होंगे, वो हमारे एक्सटेंड कहलाएंगे, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं कि परसिस्टेंट जो होते हैं वो हमारे एक्सटेंड में बिलोंग करते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप जानते हैं, एक ही टाइम के एक ही, आप कह सकते हैं कि एक ही टाइप के जो डेटा होते हैं, एक जैसे कि हमारे पास कार है तो कार का अलग कलर हो सकता है, कार का अलग मॉडल हो सकता है ना, कार का अलग नाम हो सकता है, व्हाटएवर। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज और उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो ऑपरेशंस एंड मेथड्स नेम्स कैन बी ओवरलेडेड बाय अप्लाई फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो और मेथड नेम को ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर्स, ऑब्जेक्ट डेटाबेस एक्सटेंशन टू एसक्यूएल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड टाइप्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो तो हम इसमें क्रिएशन करते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, एंड सेपरेट करते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ टाइप फ्रॉम क्रिएशन ऑफ टेबल। एसक्यूएल नाउ प्रोवाइड यूजर डिफाइंड टाइप्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन दैट सेपरेट बाय डिक्लेरेशन, है ना। आप डिक्लेरेशन करके भी आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने किसी टेबल के थ्रू अगर हमको क्रिएट करना हुआ तो आज के टाइम पे जो एसक्यूएल है वो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी वैल्यूड वी कैन से दैट, क्रिएट टाइप, टाइप नेम एज, और आप कंपोनेंट डिक्लेरेशन कर दो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी यूजिंग रेफरेंस टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंटिटीज की बात करते हैं, आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना यूजिंग टाइप्स ऑफ। तो देखो ये चीज आप जानते हो, रेफरेंस टाइप इट्स लाइक अगर आप फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो तो आप रेफरेंस टाइप को क्लियरली समझ लोगे। यूनिक सिस्टम जनरेटेड द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कैन बी क्रिएटेड बाय रेफरेंस टाइप। मैंने आपको समझा दिया लेटेस्ट वर्जन जो एसक्यूएल प्रोवाइड हमें करता है, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स बेस्ड ऑन द यूडीटी, यूडीटी मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक। हम इंस्टेंट टेबल का जो नेम है हम इसको लिख के हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा टेबल, ठीक है। इनकैप्सुलेशंस ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं तो जो इन एसक्यूएल में यूजर डिफाइंड टाइप कैन हैव ऑन बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन बाय स्पेसिफाइंग मेथड इन एडिशन टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तो उसका अपना एक बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन है बाय स्पेसिफाइंग मेथड, जिसके अंदर हम एडिशन टू एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल फॉर्म ऑफ यूडीटी स्पेसिफिकेशन फॉलोज, ठीक है। तो देखो आगे समझते हैं हम, अगला है हमारा स्पेसिफाइंग इनहेरिटेंस एंड ओवरलोडिंग फंक्शंस। आप इनहेरिटेंस को समझते हैं, तो एसक्यूएल के जो कुछ रूल्स है वो किसके साथ डील करते हैं, विथ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि आप एसक्यूएल को पढ़ रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एसक्यूएल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हर एक फंडे को क्लियर कर रही है, हर एक डेटा मतलब हर एक उसके टाइप, हर एक उसके फीचर को एक्सपेंड कर रही है, क्लियर है। तो बोथ एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस मेथड्स ऑपरेशंस आर इनहेरिटेड, ठीक है। तो वो अब एट्रीब्यूट्स को तो इनहेरिट करेगी, साथ में इंस्टेंस मेथड को भी इनहेरिट करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप बाय रेफरेंस। रेफरेंस के थ्रू आप इस रिलेशन बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैंने आपको समझाया था पहले भी कि एक टेबल, दो टेबल है अपने आप में, ठीक है। अगर हम इससे रेफरेंस लेके फॉरेन की बनाते हैं, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रही हूँ, तो आप ये जो क्रिएट कर रहे हो व्हाट इज दिस, है ना, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। और वाई रेफरेंस क्यों, क्योंकि आपने रेफरेंस लिया है यहाँ से। तो ए कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वन टपल में बी रेफरेंस टू द अनदर टपल, क्लियर है ना। मैंने आपको यही चीज बताई है, तो इसी से ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 11.3 से ओडीएमजी ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ओ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज,
ठीक है, तो हम मॉडल और ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो आप जानते हो कि हम अगर ऑब्जेक्ट मॉडल्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन की बात करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इनको हम बाइंड्स करेंगे विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर? मतलब कहने का मतलब क्या बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ये तीनों ही हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल को थोड़ा समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट मॉडल एक मॉडल है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है और साथ में क्वेरी, मतलब ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज को डिफाइन करता है, साथ में क्वेरी लैंग्वेज को भी डिफाइन करता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है ना। मतलब मॉडल अपने आप में किस पे बेस्ड है? ओडीएल और ओक्यूएल। इट मीन टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड डेटा मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट डेटाबेस। इसका मतलब क्या है कि डेटा मॉडल डेटाबेस के लिए बना गया है, जैसे कि एसक्यूएल डिस्क्राइब करता है अपना रिलेशनशिप डेटाबेस। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट और लिटरल्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट और लिटरल्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? ऑब्जेक्ट मॉडल के। क्लियर? बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हम डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, उप्स के कॉन्सेप्ट है ना। नाउ इनहेरिटेंस आप जानते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमने एक क्लास बना दी मान लो, और उसी क्लास को हम रेफरेंस लेके अगले क्लास में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? इनहेरिटेंस, जो रीयूजिबिलिटी को सपोर्ट करता है ना। आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट आता है बिल्ट इन इनहेरिटेंस क्लासेस ऑफ द मॉडल। वही चीज है ना, अगर आप इनहेरिटेंस इंटरफेस बना रहे हो और क्लासेस का यूज कर रहे हो, इंटरफेसेस और क्लासेस में आप क्लास बना रहे हो और उसमें इंटरफेयर करके आप नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट में यूज कर रहे हो, तो आप इस टाइप से इंटरफेस कर सकते हो। ठीक है ना, अगला है एटॉमिक यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट। एटॉमिक मतलब क्या बता रहा है? यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एनी यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट दैट नॉट कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑब्जेक्ट। तो एटॉमिक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मिली कि ऑब्जेक्ट मॉडल में कोई भी यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर एटॉमिक। तो ये यूजर डिफाइन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज यानी ओडीएल, है ना, ऊपर बताए। ओडीएल इज डिजाइन टू सपोर्ट द सिमेंटिक कंस्ट्रक्टर। सिमेंटिक कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? जो मीनिंग देता है। जहां आपको सिमेंटिक वर्ड आ जाए विच इज कॉल्ड, देखो सिमेंटिक में एम आ रहा है, एम, आप एम से हमेशा याद रखना कि जहां सिमेंटिक वर्ड आ जाए विच इज कॉल्ड मीनिंग, है ना। तो ये हमारे मीनिंग का काम करता है, ये हमें मीनिंग देने के काम करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल को मीनिंग देता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंडिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज डिजाइन और सपोर्ट करता है सेमेंटिक कंस्ट्रक्ट्स को, किसके बेस पे? जो हमारा ओडीएमजी बेस्ड है जिस पे, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है कुल मिला के। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटाबेस है वो किस कॉन्सेप्चुअल डिजाइन पे बेस्ड है, ये हमें देखना है। ओडीबी डिजाइन डिफर फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बेस्ड है ना। मैपिंग एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एन ओडीबी स्कीम। ODMG ODL class definition from the conceptual EER schema। ठीक है, डिफर कैसे है? देखो डिफरेंस दोनों में क्या है मैं देखती हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और रिलेशनल की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, रिलेशनल में हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टिपिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये रिलेशनशिप्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। रिलेशनशिप्स आर टिपिकली हैंडल बाय हैविंग अ रिलेशनशिप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रेफरेंसेस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग OID रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, OID रेफरेंसेस हमें चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में भी रेफरेंसेस की नीड होती है, वहीं अगर हम रिलेशनल की बात करते हैं तो हम टेबल्स में इसको जनरेट करते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अगर मैं रिलेशनल में अगर यहाँ पर, हाँ, ये हमने ओडीबी की बात कर ली, हम रिलेशनलशिप आरडीबी की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ टपल्स और रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं बाय एट्रीब्यूट्स विथ मैचिंग वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रेफरेंसेस देते हैं स्पेसिफाई बाय द फॉरेन कीज। ठीक है, विच वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स रिपीटेड इन द टपल्स ऑफ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेफरेंस देने का
काम करते हैं। अब मैपिंग अन EER स्कीमास टू ODB, तो ये आपने EER पढ़ा है, इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासेस की बात करते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली है ना कर सकते हैं, बट इसमें नाइदर कंटेंट, नाइदर कैटेगरीज और नॉर एन अरे रिलेशनशिप विद एन इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक होगा ना तभी आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। ना अगली बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज की। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? इट इज प्रोपोज्ड फॉर ODMG, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के लिए। ODMG बिल्डिंग डिफाइन एज C++, स्मॉल टॉक एंड जावा, है ना, ये सब के लिए बनी गई है। embedded into one of this programming language can return the object that match the type of system of the language। query embedded language हमें क्या करती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है जो सिस्टम की लैंग्वेज से मैच करता है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ द C++ लैंग्वेज बाइंडिंग इन द ODMG स्टैंडर्ड। C++ लैंग्वेज बाइंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर ODL की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर आर मैपिंग C++ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डन बाय C++ क्लास दैट हैव प्रोवाइड द क्लासेस एंड ऑपरेशंस। ODL कंस्ट्रक्टर, देखो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट लैंग्वेज जो होती है यहाँ पर, है ना, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को कैसे रिट्राइव करें, मैनिपुलेट करें C++ के साथ, ठीक है। तो आप अगर जब भी आप ODMG की बात करते हैं ना, मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमको डेटा को रिट्राइव करना है, मैनिपुलेट करना मतलब अपडेट, डिलीट, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। आप उसकी प्रोग्राम सिंटेक्स और सिमेंटिक को डिफाइन कर सकते हो, उसके ऊपर ही बेस्ड होती है। ODL और OML सेट ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अ फिजिकल पैरामास, ठीक है, प्रैग्मास, ठीक है। और प्रोग्रामर से हम कंट्रोल द फिजिकल स्टोरेज इशू, क्लस्टरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यूटिलाइजेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारे स्टोरेज को भी मैनेज किया जाता है, क्लस्टरिंग भी की जाती है, यूटिलाइजेशन भी किया जाता है और मेमोरी को मैनेज भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसमें इतना कुछ खास नहीं था, बट हम इसको मिस नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को SQL से कनेक्ट करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में फर्दर नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।